नमस्कार। जापान के संविधान के अध्ययन के क्रम में अब हम जापान की विशेषताएं देखने के उपरांत जापान के संविधान के अध्ययन का महत्व क्या है उसके बारे में विचार करेंगे और साथ ही जापान के नागरिकों को प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। जापान एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विशेष सक्रिय भूमिका जापान की देखी गई और उसके उपरांत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में जापान का उदय जो है वो जापान के संविधान का महत्व बढ़ाता है और अध्ययन के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। एशियाई जागरण और पुनरुत्थान के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जापान को देखा जाता है, क्योंकि एशियाई क्षेत्र में विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए या एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पुनः उदय के रूप में अगर देखा जाए या एक संगठित राष्ट्र के रूप में अपनी आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक शक्ति की पुनः स्थापना के रूप में अगर देखा जाए तो जापान के संविधान को एशियाई क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार संसदीय प्रणाली की प्रैक्टिस में या उसको अपनाने और उस पर विचार करने में एशियाई क्षेत्र में एक अग्रगामी राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में भी जापान को देखा जाता है। इसलिए जापान के संविधान का अध्ययन एक विशेष महत्व और औचित्य रखता है। इसके अतिरिक्त विदेशी आदर्शों को अपने संवैधानिक व्यवस्था में स्थान प्रदान करने में एक समर्थ राष्ट्रवाद के रूप में जापान पुनः प्रेरणा का स्रोत बनता है। जैसा हमने संविधान की विशेषताओं में देखा कि जापान का संविधान जनरल मैकार्थर के निर्देशन में, उनकी देखरेख में तैयार हुआ। इस प्रकार इसको एक विदेशी उत्पाद माना जाता है, लेकिन जितनी सहजता से और जितने कहना चाहिए अपनी राष्ट्रीय भावना के आधार पर विदेशी आदर्शों को, अच्छी बातों को, गुणात्मकता को कानूनी और राजनीतिक परिवेश में शामिल करने का जो प्रयास जापान ने किया है वो उसे एक समर्थ राष्ट्रवाद की दिशा में अग्रसर करता है। इसी प्रकार जापान के संविधान का जो विकास है, संवैधानिक विकास में अभी तक निरंतरता बनी हुई है। किसी प्रकार का विशेष या बड़ा अवरोध या कोई बाधा ऐसी परिलक्षित नहीं होती जिसके कारण कि जापान के संविधान को नकारात्मकता या कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई बहुत बड़े अवरोध का सामना करना पड़े। तो संवैधानिक विकास में निरंतरता जो है वो भी संविधान के अध्ययन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है, उसका महत्व बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त जापान के संविधान के अंतर्गत जो नई प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश किया गया है, संसदात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में, इसी प्रकार डाइट जो है उसके दोनों सदन जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में कुछ नवीनता जो है वो जापान के संविधान में है, इसलिए ये आकर्षण का और अध्ययन का रुझान बढ़ाता है। इसी प्रकार जापानी संविधान की जो आधारभूत मान्यताएं हैं और जो उसके मूल्य और वचनबद्धताएं हैं वे भी अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रकार का चिंतन जापानी संवैधानिक परिदृश्य में दिखाता है। जैसे ये मानना या उद्घोषणा करना संविधान के माध्यम से कि प्रभु सत्ता जनता में ही निवास करेगी, सम्राट में निवास नहीं करेगी। जापान में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब ये संविधान का निर्माण और इसकी प्रैक्टिसेस हुई उस संदर्भ में ये घोषणा की गई मूल्यात्मक संवैधानिक मूल्य के रूप में, संवैधानिक वचनबद्धता के रूप में, प्रतिबद्धता के रूप में कि प्रभु सत्ता सदैव जनता में ही निवास करेगी, सम्राट में निवास नहीं करेगी। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है, निरंकुश तंत्र या अधिनायकवाद को किसी भी रूप में
आश्रय नहीं दिया जाएगा। कानून का शासन और संविधान की सर्वोच्चता ही मान्य है। अन्य किसी व्यक्ति या किसी सत्ताधारी की सर्वोच्चता मान्य नहीं है। कानून का शासन है, संविधान सर्वोच्च है और यही मान्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता आवश्यक है और उसकी स्थापना के लिए न्यायिक पुनरावलोकन स्थापित किया गया है। इसी तरह संवैधानिक मूल्य के रूप में एक उद्घोषणा ये की जाती है कि व्यक्ति जो है वो साध्य है, लक्ष्य है लोक कल्याण, और राज्य जो है इस लोक कल्याण की पूर्ति का एक साधन है। इसलिए मौलिक अधिकारों की व्यापक व्यवस्था जापानी संविधान के अंतर्गत की गई है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति स्थापना के लिए जापान प्रतिबद्ध है। ऐसे आशय का मूल्य और वचनबद्धता, युद्ध का परित्याग करता है जापान, इस प्रकार का विश्वास संवैधानिक मूल्य के रूप में संविधान के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है। अब इन सारे परिवेश में या इस सारी पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो जापान का संविधान एक इस प्रकार की रीति, नीति, भावना और नियम निर्देशन से संचालित और स्थापित है जो किसी भी रूप में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध, आक्रमण, अनावश्यक उग्रता को प्रोत्साहन नहीं देगा। और बार बार निरंतर इस बात को दोहराया गया है कि जापान किसी भी रूप में इस प्रकार की प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। ये अपने आप में एक इतना अद्वितीय और अनूठा प्रयास है जो जापान के संविधान का महत्व और उसका मूल्य बढ़ाता है। जापान के संविधान का महत्व देखने के उपरांत अब हम ये देखते हैं कि जापान के संविधान के माध्यम से नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार जो हैं वो वैयक्तिक अधिकार के रूप में नागरिकों को दिए गए हैं कि लोकतंत्र की सफलता और उसकी समग्रता और व्यक्ति के महत्व को स्थापित करने के लिए व्यक्ति के रूप में सभी का मान किया जाएगा या सबको सम्मान, जो उनका एक मानव होने के नाते जो विश्वास है लोकतंत्र का, व्यक्ति मात्र में किया जाएगा। तो वैयक्तिक आधार पर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इससे जैसे प्रोफेसर यानागा कहते हैं कि इससे पहले किसी नागरिक ने इतने अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं की थी। इन्हें समाज में व्यक्ति की स्थिति की रक्षा और विकास के लिए कानूनी ढांचे के अंतर्गत एक संवैधानिक पृष्ठभूमि में अभिन्न स्थान प्रदान किया है। ये एक बहुत ही विस्तृत और एक प्रकार से व्यक्तिगत रूप में जापानी नागरिकों को एक विशेष महत्व राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रहरी के रूप में प्रदान करता है। फिर जापान के नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेद के, बिना किसी भिन्नता के, विविधता के नागरिकों को समान रूप से अपना विकास करने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, अवसरों को जो उपलब्ध अवसर हैं उनका प्रयोग करने और उसके माध्यम से अपनी शिक्षा, दीक्षा और अनेक प्रकार के आधार जो व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम हैं, उस संदर्भ में राजकीय संरक्षण में किसी प्रकार का कोई असमानता या भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि नागरिक समानता के रूप में इन समस्त अधिकार युक्त स्थितियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत 20 वर्ष जो है वो वयस्कता की उम्र निर्धारित की गई है जापान में, और राजनीतिक अधिकार के रूप में मत देने का अधिकार, उम्मीदवार के रूप में स्वयं को प्रशासकीय और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चयनित होने का अधिकार,
या सरकार बनाने का अधिकार, सरकार की गतिविधियों में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं उनमें भाग लेने का अधिकार जापान के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में प्रदान किया गया है। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार जापान के नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें संपत्ति के अधिकार की व्याख्या जो है वो संविधान में स्पष्ट कर दी गई है कि संपत्ति के अधिकार की व्याख्या लोक कल्याण के संदर्भ में होगी, लोक कल्याण की पृष्ठभूमि में होगी। लोक कल्याण से परे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन भी संविधान नहीं करता। व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता दी है, लेकिन उसका जो रेफरेंस है, उसका जो संदर्भ है वो लोक कल्याण रहेगा। इसी प्रकार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है अधिकार के रूप में। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेस, मीडिया या अन्य किसी प्रकार के साधन के उपयोग का अधिकार है। और अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार विभिन्न संगठन बनाने या संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने का भी अधिकार जापान के नागरिकों को है। धर्म की दृष्टि से शोवा संविधान में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। जैसा पहले मेजी संविधान में शिंटो धर्म को मान्यता दी गई थी, राजकीय संरक्षण दिया गया था, वैसा कोई प्रावधान शोवा संविधान में नहीं है। धार्मिक रूप में प्रत्येक जापानी नागरिक अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार धार्मिक आचरण निर्धारित कर सकता है, उसका अनुकरण कर सकता है या धर्म के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को संचालित कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि नागरिकों को ऐसी किसी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए जो हैं तो धार्मिक क्षेत्र की, लेकिन जापान की राष्ट्रीयता और अखंडता के लिए खतरा हो सकती है। तो धार्मिक रूप में एक पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रारूप, उसका जो स्वरूप है वो जापान का है, और इसलिए जापानी नागरिक धर्म की दृष्टि से अपनी मान्यता के अनुसार, आस्था और विश्वास के अनुसार प्रक्रिया, पद्धति और अनुकरण निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जापान के नागरिकों को प्राप्त है और वो है काम प्राप्त करने का अधिकार। जापान के नागरिकों को संवैधानिक रूप में कार्य प्राप्त करने का अधिकार है। यानी बेरोजगारी अगर है तो ये एक प्रकार से जापान के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो जापान में नागरिकों को काम प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में अपनी क्षमता के अनुसार जापानी नागरिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उन पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार भी जापान के नागरिकों का है। जैसे जबरदस्ती किसी प्रकार के अपराध को कबूल करवाने का प्रयास नहीं किया जा सकता या उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। एक ही अपराध पर एक बार से अधिक मुकदमा और पेनल्टी नहीं हो सकती। गवाही के लिए भी जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता। बिना वारंट के किसी प्रकार की कोई तलाशी या कोई सर्च नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के अधिकार जो हैं वो नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी स्थिति का निर्धारण करने के लिए बनाए गए हैं, संविधान के अंतर्गत संरक्षित हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है नागरिकों को। किसी भी संस्था, सरकार या इकाई के द्वारा किसी भी नागरिक के शोषण का, उसके श्रम को के अवमूल्यन का अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की, जापानी नागरिक की कोई संपत्ति राजकीय संरक्षण में निर्धारित की गई है तो क्षतिपूर्ति या उसको किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भी अधिकार नागरिकों के पास है। और व्यवसाय और आर्थिक अधिकार है, अपनी जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं।
विवाह करके पारिवारिक जीवन का निर्वाह करने का अधिकार जापान के नागरिकों के पास है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के अधिकारों का एक विशेष विवरण और उनकी व्यवस्था जापान के संविधान में की गई है। उनके काम के घंटे निश्चित हैं, उनके जो वेतन आदि हैं वो निश्चित हैं, अवकाश आदि के नियम निर्देश वो सब निर्धारित किए गए हैं। तो श्रमिकों को भी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीवन जीने का आधार जो है वो मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जापान के समस्त नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 प्रमुख न्यूनतम आवश्यकताएं संविधान के अंतर्गत निर्धारित मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण आधार प्राप्त करती हैं। प्रत्येक जापानी नागरिक को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है। पूरे जापान में निवास करने, भ्रमण करने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध, बाध्यता या कोई विरोध नहीं है। वे अपनी रुचि और आवश्यकता और इच्छा के अनुसार जापान में निवास कर सकते हैं और भ्रमण का अधिकार है। विदेश यात्रा और यहाँ तक कि अपनी इच्छा से राष्ट्रीयता के त्याग का भी अधिकार जापान के नागरिकों को है। अगर वो चाहते हैं कि वो जापान के नागरिक ना रह के कहीं और सदस्यता प्राप्त करें तो वो अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत व्यापक और वृहद सूची है संविधान में मौलिक अधिकारों की, जो जापानी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सार्वजनिक या लोक कल्याण से संबंधित लगभग प्रत्येक क्षेत्र और आयाम में एक प्रकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है मौलिक अधिकारों के रूप में। और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है। संविधान के प्रति, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संविधान की श्रेष्ठता और उसकी रीति नीति को फॉलो करने के लिए संविधान के नागरिकों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अगर काम प्राप्त करने का अधिकार है जापानी नागरिक का, तो प्रत्येक जापानी नागरिक का ये कर्तव्य भी है कि वो कार्य करे, उदासीनता या निष्क्रियता ना हो। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। आर्थिक रूप में कर प्रदान करना, निर्धारित कर देना, निश्चित समय पर प्रदान करना जापानी नागरिकों का कर्तव्य भी है। फिर अपने जैसे शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है, तो जापानी पेरेंट्स की ये ड्यूटी भी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएं। बच्चों की शिक्षा का कर्तव्य है। इसी प्रकार नागरिक अधिकारों के पालन का कर्तव्य है। ऐसा ना हो कि एक का अधिकार दूसरे के अधिकार पूर्ति में बाधक बने। इस तरह का कोई भी प्रावधान जो है वो जापान के संविधान में नहीं है। अधिकार स्वच्छंदता न स्थापित नहीं करेंगे। ये अधिकार कर्तव्यबद्ध प्रक्रिया से बंधे हुए हैं और इसलिए जो अधिकार की श्रेणी में, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जापानी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का आधार तैयार करते हैं, वे ही मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों के रूप में संवैधानिक पृष्ठभूमि में जापानी नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करने का एक निर्देश भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम जापान के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का विवेचन करें तो उसकी कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। जैसे अधिकारों के साथ साथ जापान में कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। संख्या और प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो जापान के नागरिकों को संख्यात्मक रूप में बहुत अधिक और बहुत व्यापक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये अधिकार सभी के लिए समान रूप से निर्धारित हैं। और जापानी संविधान नागरिक अधिकारों को बहुत पवित्र, बहुत स्थायी और अखंडनीय मानता है। उनके साथ किसी भी प्रकार का
संशोधन करने या राजनीतिक लाभ की प्राप्ति और पूर्ति के लिए उनको किसी प्रकार से परिवर्तित करने की कोई रुचि, कोई रुझान या कोई मंशा संविधान की या सरकार की नहीं होती। तो जापानी संविधान नागरिक अधिकारों को एक बहुत श्रेष्ठता और उच्चता का स्तर प्रदान करता है, उन्हें पवित्र, स्थायी और अखंडनीय मानता है। साथ ही साथ अगर हम जापान के संविधान के अंतर्गत इन मौलिक अधिकारों को देखें तो एक बात हमें ये समझ में आती है कि जापान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों का अभाव है, लेकिन संवैधानिक उपचारों के अभाव में भी अधिकारों को न्यायिक संरक्षण संविधान में प्रदान किया गया है। और ये संरक्षण इस प्रकार का है जो नागरिक अधिकारों की मौलिकता को संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार का खतरा, किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह जापान के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर नहीं लगता। तो ये मौलिक अधिकार वस्तुतः जापान के नागरिकों में एक विश्वास श्रेष्ठ संवैधानिक व्यवस्था के प्रति स्थापित करते हैं। अब यदि हम नागरिकों के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का एक मूल्यांकन देखें तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अधिकारों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन नहीं है संविधान में। अधिकार और कर्तव्य दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है और कुछ अधिकार कानूनी रूप से प्रभावी नहीं है, जैसा कि काम प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में तो है, लेकिन कानूनी रूप में ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। और जापान के संविधान में मौलिक अधिकारों के नाम पर इतनी विस्तृत सूची, मात्रात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में बहुत अधिक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन संवैधानिक उपचारों के लिए कोई अलग से मौलिक अधिकारों के संदर्भ में व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये कुछ ऐसी अव्यवहारिक स्थितियां हैं जो सैद्धांतिक रूप में देखने में लगता है कि मौलिक अधिकारों को सीमित करती होंगी या जापान में मौलिक अधिकारों की स्थिति को कमज़ोर बनाती होंगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है। जापान में जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कायम है, उसको देखते हुए किसी प्रकार का कोई खतरा, किसी भी प्रकार की कोई कमज़ोर स्थिति मौलिक अधिकारों के लिए नहीं है। धन्यवाद।